स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे छोटी रेंज के पावर शेयरों पर। वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि देखिए लाइमलाइट में जब से आ गए हैं, जब से क्रूड ऑयल तेज हुआ। क्रूड ऑयल तेज होने के पीछे जो वजह है वो तो ईरान, इजराइल और अमेरिका वाली, वो आपको सबको पता ही है। पावर शेयरों में क्यों बाइंग आई थी? वो इसीलिए आई थी कि क्रूड का जो एक इम्पैक्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स पर है। पावर सेक्टर में डिमांड इसलिए आ गई कि एक रिपोर्ट आई थी कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, 6% तक पीक पावर डिमांड बढ़ेगी। तो पावर शेयर प्लस रिन्यूएबल दोनों चल दिए। अब दोनों चल दिए तो अब चूंकि मार्केट थोड़ा सा फिर डाइसी हो रहा है, फिर थोड़ा परेशान कर रहा है, तो पावर शेयरों में बने रहना है, फ्रेश बाइंग का मौका ढूंढना है अगर नीचे आना है इन शेयरों को, और या फिर इनमें अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करते चले। एक एक करके सवाल लेते हैं, एक एक करके शेयर पर बात करते हैं। जेपी पावर, यहाँ पर देखिए अंबाला मैम की रडार पर रहा है। अंबाला मैम जरा बताएं, जेपी पावर और इरिडा, इरिडा आपकी रडार पर काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये दोनों शेयर बता दीजिए मैडम फटाफट से कि इन दोनों शेयरों में करना क्या है अब। जेपी पावर और सोलह इरिडा, सत्रह के भाव जी पर। जी जी। यस, जेपी पावर को 16-17 के भाव पर एक बार आने देना है और रिकन्फर्मेशन करनी है कि हम बाय करें वहां पर या नहीं। तो ठीक है। वहां तक तो आ रहा है, तो उसकी तो तैयारी आप देखें। प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी थी, अभी भी कर लो, नहीं किया है तो। और 16-17 के भाव पर जब आएगा तो एक बार देखेंगे कि दोबारा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट क्या है, खरीदना चाहिए या और रुकना चाहिए। कंसिडरिंग दैट बाइंग का, फ्रेश बाइंग का व्यू तब बनाएंगे। बाकी 16-17 रुपए की रेंज में वापस आ रहा है, दैट्स फॉर श्योर, वो तो लग ही रहा है। रही बात टारगेट, तो अब परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अगर आप उतना खोने के लिए रेडी हो आए हुए प्रॉफिट में से, तो फिर आपके लिए फर्दर जो टारगेट है 22, 25, 28, 30 के है। लेकिन सलाह ये है कि आज निकल जाओ 19 रुपए के आसपास, ताकि आप प्रॉफिट बचा लो और दोबारा री इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। जब बोल रहे हैं तो उस चीज को थोड़ा समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। बट इरेडा के साथ केस अलग है। इरेडा अगर आपकी बाइंग अभी नहीं हुई है, 130 और 25 के भाव का आप चाहो तो वेट कर लो, वरना 134 के आसपास भी आप बाय करके जा सकते हो। बिकॉज अभी इस स्टॉक में उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आया नहीं था। वैसे 110 के ऑड नंबर 110 और 115 पर रिकमेंड किया है, बाय भी कराया है, 122 पर भी बाय कराया है। उसके बाद टारगेट थे जो भी है, इट्स डन। दोबारा की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। अब क्या करें, तो थोड़ा सा अगर पहले टारगेट सुन लीजिए तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली। तो इसमें जो टारगेट्स है, मुझे लगता है 170 ऑनवर्ड्स अप टू 210 के आने वाले हैं। और आज जब हम ये बात बोल रहे हैं, ट्रेडिंग एट 130 समथिंग, 134 समथिंग पर अभी ये चल रहा है। सो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 110 का होगा अगर आप आज भी खरीदते हैं। एंड इफ यू कैन मैनेज टू ऐड समवॉट, अगर 120 पर आए और आप थोड़ा ऐड कर सकते हो, नथिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही एक व्यू है, और बड़े टारगेट की ही अपेक्षा रखे, बीच में कहीं पर अर्ली एग्जिट की जरूरत नहीं है अगर इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हो। और इस फेज में ये जो पुल बैक के बाद जो दोबारा रिकवरी आएगी वो इन्वेस्टर्स का मौका है, तो बी रेडी। ठीक है। अ, दो शेयर अंशुल भाई मैं आपसे पूछूंगा, सुजलॉन और एनटीपीसी ग्रीन, इन दोनों में क्या करना चाहिए? सुजलॉन देखो ना चाहते हुए भी मतलब धीरे धीरे करके खिसक खिसक के चला ही गया 54 रुपये तक और 38 रुपये से। और एनटीपीसी ग्रीन में भी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। अब क्या लग रहा है सर इन दोनों में? अंशुल भाई म्यूट है आप। सर देखिए, सुजलॉन 56 टूटने के बाद 3790 तक का अपना व्यू था, जो कंप्लीट हुआ 8 मार्च को हैमर के साथ। उसके बाद से अपन ने सुजलॉन ट्रैक करना छोड़ दिया था। 50% रिट्रेसमेंट 53 पे था, जो आ चुका है। अब ये डिसाइड करेगा कि पुल बैक की क्वालिटी कैसी रहती है। अगर शैलो वॉल्यूम पे पुल बैक करता है तो फिर ये बाइंग लिस्ट में आएगा, और अगर ये फेल हो जाता है, जैसे अभी कौन सा स्टॉक हमने देखा, किर्लोस्कर ब्रदर, रेजिस्टेंस पार करने के बाद फेल होने लगा, तो अगर फेल होने लगा तो वापस से 46.6 और 37.9 के टारगेट खुल जाएंगे। तो पुल बैक की क्वालिटी डिसाइड करेगी। अभी 10 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज 48 के आसपास है, उसके कैचअप का वेट करना चाहिए। दूसरा कौन सा था सर सुजलॉन के बाद? सुजलॉन के बाद दूसरा शेयर था एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन अगेन सर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये लॉन्ग हो सकता है लोगों के पास। 99 रुपीज से हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है। 117 रुपए तक के लिए 114 का हाई बना है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकले हैं। इस पुल बैक में आज कोई वॉल्यूम नहीं है। आज पुल बैक अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम का केवल 25% हुआ है। तो ऐसे ड्राइड अप वॉल्यूम में अगर 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप करता है तो नेक्स्ट लेग में 117-64 तक निकल जाएगा, और 117-64 के ऊपर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट बन जाएगा। ठीक है।
एक काउंटर है एसजेवीएन और एनएचपीसी। इसमें एसजेवीएन पर अंबाला मैम मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि जो मूव आया रिन्यूएबल एनर्जी में, उसमें एसजेवीएन और एनएचपीसी में इतना तेज मूव नहीं आया, जबकि ग्रीन एनर्जी में तो ये भी है। तो एसजेवीएन का मूव कब बनेगा, कैसे बनेगा मैम? कब बनेगा वो बता सकते हो, कैसे नहीं? मतलब कैसे ठीक है, बनेगा इन तो सेंस कि किन लेवल से बनेगा, कि हाँ, जो जस्ट टेक्निकल लैंग्वेज होती है जी। आज आज वीकेंड है और मैं थोड़े से वीकेंड मोड पे हूँ, तो ओके इसीलिए ओके, थोड़े आज हंसने आज की। आज मेरे दोनों ही और पैनलिस्ट वीकेंड मोड पर है, वो अलग मजाक और कर मेरे रहे हैं घर आप। में गेस्ट भी आ रहे हैं। मैं तो हमेशा ही वीकेंड मोड पे रहता हूँ सर। नहीं, आप हमेशा तो नहीं रहते हो अंशुल भाई, आज आप ज़्यादा मोड पर हो। और अब आपने जो कारण लिख के भेजा है कि आपके जो टीम के लड़के हैं उन्होंने क्या शरारतें की हैं, तो वो ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन हाँ, की तो आपने जी भी है ये वाली। जी, अब अम्बाला मैम बताएं। जी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग गेस्ट एट होम, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है। चलो ठीक है, एसजेवीएन एट 77 एज ऑफ नाउ, ट्राई टू वेट फॉर सम मोर डिस्काउंट। इसका ना 20 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज की एक रेंज बन रही है। अगर आपको बॉटम बाइंग करनी है तो 70-74 के आसपास करने की कोशिश करिएगा। इस बाइंग के लिए आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली विदाउट एनी नेगोशिएशन टू योर डिसीजन, आपको वहां पर जो इसका मोस्ट रिसेंट सपोर्ट है मार्च का, उसी को रखना होगा। 1 रुपए और आप थोड़ा सा डिस्काउंट कर लो, 62 पर रख के फिर आपके लिए जो टारगेट होंगे, मैं वापस से बात बोल रही हूँ, इस पुल बैक के बाद जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है वो इन्वेस्टर वाले हैं। जो भी इसका मतलब जो एनर्जी पैक में या डिफेंस में, ऑटो में जो अब आएंगे, तो यहाँ से आपके जो टारगेट स्टार्ट होंगे, इट विल स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 990, मतलब 90 से लेकर के आपको लगभग 120। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% अपसाइड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम अपर बैंड की बात करूँ तो और उसके अगेंस्ट में जो रिस्क है काफी छोटा, तो लेना चाहिए, लेकिन सही रेंज आने का वेट करिए। 70 to 74, 77.38 पर अभी है। This was SJVN. Now NHPC. NHPC is at 80. मुझे बार बार बताना सिर्फ इसलिए पड़ता है ताकि लोगों को याद रहे कि ये स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन में रहे और उसके बाद चले कैसे, ताकि आप ये एनालाइज कर सके कि कितना ज्यादा डिक्लाइन आएगा या कब तक की एक्सपेक्टेशन है। सो सिंस वी रिकमेंडेड दिस नियर टू 72 एंड 74, 85 आया, अच्छा परसेंटेज प्रॉफिट वाइज था ये। अभी इसमें जो मुझे लगता है, परसेंटेज समझा देती हूँ एक बार, 10%, 15%। लेकिन जब आप दूसरे एनर्जी स्टॉक्स को देखोगे, कुछ ने 40, कुछ ने 100, कुछ ने 80 किया है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इसमें 5-6% का रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर, तो करंट प्राइस इज नॉट बैड। आप इसको 80 रुपए के आसपास भी ले सकते हो। आपकी पोजीशन मैक्सिमम आपको 75 तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपका जो रिस्क है, क्वांटिटी परसेंटेज वाइज जो आप रिस्क देख रहे हो, आपका स्टॉप लॉस ही 72 पर है, बट योर टारगेट गोना स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 95 टू अप टू 130। तो ये है एनएचपीसी की पॉसिबिलिटीज। अब पहले टारगेट है उन लोगों के लिए जो 3 से 4 महीने का व्यू लेकर के चल रहे हैं। दूसरे टारगेट्स जो सेकंड टारगेट दिए हैं वो उन लोगों के लिए जो दिसंबर 2026 तक इन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं। इसके बाद की कहानी अलग होगी। अगर इस बीच में सब कुछ सुधरने लगा तो भी ऐसे स्टॉक रहेंगे जिन्होंने ये जो करंट कंडीशन अभी आई, वॉर वाली, एनर्जी क्राइसिस वाली, इट केम आउट लाइक एन आई ओपनर। इसने आंखें खोल दी हैं कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या हम रेडी हैं। तो वो रेडीनेस वाली चीजों का जो इम्पैक्ट फ्यूचर में इन कंपनीज को मिलने वाला है, इसीलिए ये चलेंगी आगे भी। अब कितनी चलेगी वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो आएंगे, बजट एलोकेशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट जो टारगेट अभी दिए हैं अप टू दिसंबर, मुझे लगते हैं दोनों ही स्टॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रही बात एसजेवीएन और एनएचपीसी की। अंशुल भाई, कोई आपकी रडार पर है पावर शेयर? सर पावर शेयर 2 हैं लेकिन छोटे नहीं है। मतलब अच्छा। एक सीएससी रडार पे है, ओके 180 के आसपास अगर टाइटनेस फॉर्म होती है तो बिल्कुल बाई करके चलेंगे। दूसरा टाटा पावर जो 368 से अपन रिकमेंड करते आ ही रहे हैं, 416 भी पार हो ही चुका है, 440 पहुंच ही चुका है, धीरे धीरे ऑल टाइम हाई भी निकल जाएगा, 540 भी निकल जाएगा। तो टाटा पावर भी है, सीएससी भी है, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन ठीक लग रहा है ऑन द पुल बैक्स वो भी। तो ये 2-3 स्टॉक हैं जो वॉच लिस्ट में हैं। टाइटनेस बनती है तो जरूर हम ब्रेकआउट बाय देंगे। ठीक है, बेस्ट स्टॉक कौन सा लग रहा है आपको अंशुल भाई? सर अगर देखिए इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से है तो टाटा पावर, क्योंकि लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, तो बेस्ट ऑफ द लॉट टाटा पावर। अगर आप ट्रेडर हैं, पोजीशन मतलब वही पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर ये सब कर सकते हैं,
तो सीईएससी अगर 4 हफ्ते 5 हफ्ते की टाइटनेस फॉर्म होता है, एकदम बढ़िया से बाई है, 240 220 240 निकल जाएगा। पैटर्न प्रीएम्प्ट मत कीजिए, मैं बार बार केन्स बताता हूं कि पैटर्न प्रीएम्प्ट करने वाले 50% नीचे बैठे हैं। पैटर्न मत प्रीएम्प्ट कीजिए, वॉच कीजिए। 4 हफ्ते अगर टाइटनेस रह जाती है 180 के पास, वो टाइटनेस 8% के अंदर हो, तो फिर बम्पर ये स्टॉक फटेगा। टोटली करिए। अंबाला मैम, आपकी रडार पे जो आपको लगता है कि बेस्ट स्टॉक है पावर का? आपने जो अभी दो मोस्ट रिसेंट एसजेवीएन एंड एनएचपीसी दिए है ना, एसजेवीएन में थोड़ा डिस्काउंट का वेट करिए डेफिनेटली, जो डिस्क किया है। बाकी एनएचपीसी आज के मार्केट में भी खरीदने लायक है, बिकॉज रिस्क इज एक्सट्रीम लो। एंड जो शांति बिल है, न्यूक्लियर वॉर नहीं यार, न्यूक्लियर ना हो वॉर, न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप दावेदार ढूंढिए। आपको केएसपी, रेक्टिफायर, एनएचपीसी, ये कुछ ऐसे मेन स्टॉक्स लगेंगे जहां पर आपको इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा इसमें इसका फायदा आते हुए दिख सकता है। इसीलिए एनएचपीसी मेरे आज के मार्केट के हिसाब से मैं खरीदने की सलाह दूंगी आपको। बाकी डिस्काउंट आने के बाद रेंज फ्रॉम कर, आज की मार्केट हम 24 अप्रैल 2026 की बात कर रही हूँ, यहाँ से आपको 5 से 10% के डिस्काउंट आने के बाद आप पीएफसी और आप इरेडा, इन स्टॉक्स में भी एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। तो ये रही बात एनटीपीसी, ग्रीन और सारे पावर शेयरों पर, एनएचपीसी, एसजेवीएन सभी पर हमारी बात हो गई है। थैंक यू सो मच अंशुल भाई, थैंक यू सो मच अंबाला मैम। आपके डिस्क्लेमर और फटाफट से दे दीजिए। अंशुल भाई आप दे दीजिए पहले। सर, इंडेक्स और स्टॉक जिस पे भी हमने बात की है, कोई भी मेरे पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी, क्लाइंट और दर्शकों की हो सकती है, बट किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, थैंक यू अंशुल भाई। अंबाला मैम आपकी साइड से? जितने भी स्टॉक्स में मैंने रिकमेंडेशन दी है, मेरी किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। क्लाइंट्स मॉडल पोर्टफोलियो जो लोग हम रिव्यू करते हैं, देखते हैं, उनके पास जरूर हो सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में हो, डेरिवेटिव में, या फिर उनके लॉन्ग टर्म मिड टर्म पोर्टफोलियोज में। सेबी के द्वारा दिया गया लाइसेंस या फिर एनएसएम सर्टिफिकेट इस नो वे ऑफ गारंटी के पास परफॉर्मेंस जो दी है जैसी है वो वैसी रहेगी, या फिर प्रॉफिट ही होगा लाइसेंस के बाद में, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करके बातचीत करें, जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन या ट्रेडिंग डिसीजन लेने जा रहे हो रिकमेंडेड स्टॉक में, दैट जस्ट ट्राई टू एंश्योर दैट। एंड जी, इतना तो याद आ गया। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है मैम, गुड डे। मतलब इट्स लाइक स्कूल में उतना अगर रट लेते तो क्या ही होता, अब ये पूरा वर्ड टू वर्ड इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कोई थैंक बात यू नहीं सो मैम, मच नीरज जी। वो आपने डिस्क्लेमर चला दिया, वो तो बस बोलने के लिए आपको जो आपकी मेन लाइंस हैं वो आप बोल के भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि डिस्क्लेमर हम चला रहे हैं आपके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू Thank वेरी you. मच मैम।